हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको मेरे स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, लेकिन आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके लिए नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब तक हमने आपको जो क्वेश्चन कराए थे वो केवल इंपोर्टेंट थे। कैसे थे? इंपोर्टेंट, यानी कि उनमें से एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, एक आ जाए, दो आए, जितने भी आएंगे उसी में से आएंगे। लेकिन अब आपको हम करा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि अब आपको केवल यही क्वेश्चन याद करने हैं। इसके अतिरिक्त आपको जो क्वेश्चन आपने अब तक याद कर लिए, मान लीजिए हमने पहले आपको 10-12 क्वेश्चन लिखवाए थे प्रत्येक चैप्टर में, प्रोज में, यानी हर चैप्टर में आपको 10, 12, 8 इतने क्वेश्चन लिखवाए थे। लेकिन इतने क्वेश्चन आप कैसे याद कर लोगे? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है ना, और चैप्टर भी आपके 5 चैप्टर हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन करने के लिए आता है। इसीलिए अब हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। अब आपको केवल यही क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, इससे अलग आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन याद हो जाते हैं तो मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और एग्जाम में आपको इसी में से मिल जाएंगे। तो देखो, हमने एक चैप्टर में से 5 क्वेश्चन लिए हैं। कितने लिए? 5। तो इस तरह से आज हम 3 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको, केवल 3 चैप्टर, पहला, दूसरा और तीसरा, और बाकी जो चौथा, पांचवा बचेगा उसको हम बाद में बताएंगे। तो केवल यहाँ पर हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन, क्योंकि आंसर आपको क्या मिल जाएंगे? प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आज हम केवल क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, और फिर आप इन क्वेश्चनों को घर जाके देखोगे, याद करोगे बुक से या मॉडल पेपर से, या आपके पास नोट्स होंगे, या हमारी वीडियो से देखोगे इनको, यानी कि इनको आप तैयार करने की कोशिश करोगे। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आएगी उनमें हम इनके आंसरों को डिस्कस करेंगे। मान लीजिए हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं, तो इनको 2 बार में डिस्कस कर देंगे हम, और जो बाकी आपका जो बचेंगे उसे उनको अगले वीडियो में, यानी कि आपको इनके आंसर भी बाद में कराए जाएंगे। लेकिन पहले हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे, क्योंकि एक तरीका होता है, एक नियम होता है कि जब स्टूडेंट के क्वेश्चन का मीन समझ में आ जाए, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाए, तो वो आंसर अगर उसको याद भी नहीं होगा तो भी वो उस आंसर को लिख देगा। लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता है हम उसका आंसर नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप मतलब समझ जाओगे तो आप उसका हिंदी में आंसर लिख सकते हो। किस में लिख सकते हो? हिंदी में। लेकिन एग्जाम में आपको हिंदी में नहीं लिखना है, आपको लिखना है इंग्लिश में। और इंग्लिश में कब लिखा जाएगा? क्योंकि हम आपको ट्रांसलेशन सिखा चुके हैं, तो आप उसकी हिंदी माइंड में सोचोगे, कॉपी इंग्लिश में बना दोगे, और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने यहाँ लिखाए हैं इन सब के आंसर हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से आने वाले वीडियो में समझाएंगे। तो केवल आज हम क्या बताएंगे? इन क्वेश्चनों को समझाएंगे, और क्वेश्चनों को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, और जिसमें हम आज क्या डिस्कस करेंगे? यानी कि प्रोज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या बताया हमने आपको? मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि अब तक जो हमने आपको पढ़ाया था वो केवल इंपोर्टेंट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? इंपोर्टेंट। अब इंपोर्टेंट में से क्या निकलता है? मोस्ट निकलता है, क्योंकि इंपोर्टेंट में तो हमने आपको एक चैप्टर में आपको 8 से 10 क्वेश्चन कराए थे, नहीं कराए थे, और अब तक आपने 8 से 10 क्वेश्चन याद किए थे। लेकिन हमने अब इंपोर्टेंट में से क्या निकाला है? मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि केवल एक चैप्टर में हमने 5, यानी कि आधे क्वेश्चन आपके हमने लेस कर दिए। अब इतना तो आप याद कर सकते हो, क्योंकि यदि एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसलिए आपको केवल यही क्वेश्चन याद करने हैं, और मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में आपको इनमें से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों के आंसर बहुत ही अच्छी तरह से करने हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? केवल क्वेश्चनों को बताएंगे, इनकी हिंदी बताएंगे, और इनकी हिंदी का जैसे उत्तर कैसे होता है उसको समझाएंगे, और बाकी जो अगली वीडियो प्रोवाइड होंगी आपको उसमें हम प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर भी समझाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चनों को 1 by 1। तो क्या है? ये है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोज बुक। कौन सी बुक है आपकी? प्रोज, और जिसमें हम आपके फॉर 2021, यानी कि 2021 में ध्यान रखना इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हम आपका पहला, दूसरा और तीसरा।
अब आपके बाकी 2 चैप्टर बचे तो उनको अगली वीडियो में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उनको लिमिट के हिसाब से 2-3 वीडियो में कवर कर देंगे और आपकी ये बुक के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो ये तो आपको पता होगा चैप्टर पहला कौन सा था, बहुत अच्छी तरह से पता होगा। ए गर्ल विद ए बास्केट, दूसरा था फेलो ट्रैवलर और तीसरा था आपका होम कमिंग, ठीक है। तो तीनों चैप्टरों को हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाट डिड द राइटर, व्हाट मीन्स होता है क्या, डिड द राइटर मीन्स लेखक, डू माने किया, टू गेट फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र की धड़कन। पल्स में से क्या होता है, धड़कन। फील माने महसूस करना या समझना कह सकते हैं। तो कैसे कहेंगे कि लेखक ने राष्ट्र की धड़कन को जानने के लिए, या हम ये भी कह सकते हैं भावना भी कह सकते हैं इसको। पल्स में क्या होता है, भावना। यानी कि हमें क्या करना है, हमें तो अपने क्वेश्चन का मीन फिट करना है और जब क्वेश्चन का मीन फिट हो जाएगा तो हम आंसर उसका आसानी से बना सकते हैं। तो लेखक ने राष्ट्र की भावना या ये कह सकते हैं कि राष्ट्र की धड़कन को जानने के लिए क्या किया, बात समझ गए। तो एक बार में कह देते हैं कि लेखक ने राष्ट्र की धड़कन या राष्ट्र की भावना को जानने के लिए क्या किया था। तो ये क्वेश्चन है। तो देखो आंसर हम लोग कैसे सोचेंगे, तो कहेंगे कि लेखक ने राष्ट्र की भावना जानने के लिए या राष्ट्र की धड़कन जानने के लिए लोगों से बातें की। किन से लोगों से, जो अंग्रेजी में बात कर सकते थे और जो ऑफिसों में बैठते हैं उनके बारे में उनसे सूचना है, कुछ अखबार के माध्यम से जो डेली प्रकाशित होती है वो सूचना है उनसे। तो इस तरह से लेखक ने लोगों की भावना जानने की कोशिश की, ठीक है। तो आंसर हम इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे, लिखवाएंगे, बढ़िया तरह समझाएंगे भी। आपको सिर्फ क्वेश्चन का मीन समझना है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डिड मिलियन ऑफ पीपुल, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। मिलियन माने लाखों, पीपुल माने लोग, यानी कि लाखों लोग, लीव माने छोड़ दिया, पाकिस्तान माने पाकिस्तान, फॉर माने इंडिया, इंडिया के लिए। यानी कह सकते हैं कि लाखों लोग पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया क्यों आए थे, क्या समझे। यानी लाखों लोग पाकिस्तान को लीव करके इंडिया आए थे, क्यों, बात समझ गए होंगे। एक बार में कह सकते हैं कि लाखों लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत क्यों आए थे, बात समझ गए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, मेरा मानना है कि जब तक आपको क्वेश्चन का मीन समझ में नहीं आएगा आप आंसर नहीं लिख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन का मीन समझ में आ गया, भले ही आपको उसका आंसर याद नहीं है, मैं गारंटी देता हूं आपको उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ तो आएगा। आधा क्वेश्चन में से पकड़ोगे, आधा दिमाग से पकड़ोगे और आंसर को पूरा कर दोगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वाई मीन्स क्यों, डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन शरणार्थी बच्चे, क्यों शरणार्थी बच्चे, डिसेंड माने टूट पड़े, लाइक मिस तरह, लोकस्ट माने टिड्डियों की तरह। टिड्डियाँ समझते हो, टिड्डियाँ जैसे इसको ग्रास हॉपर बोलते हैं, तो यहाँ से कूद के वहाँ कूदता है, वहाँ कूदता है, वहाँ कूदता है ना, जंपिंग करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोकस्ट। यानी कि शरणार्थी बच्चे टिड्डियों की तरह या टिड्डियों की तरह टूट पड़े ऑन द राइटर माने लेखक पर। वाई मिस क्यों। तो क्वेश्चन बना कि जो शरणार्थी बच्चे थे वो टिड्डियों की तरह लेखक पर क्यों टूट पड़े। अब क्यों टूट पड़े आप बताइए। तो आंसर लिखेंगे कि जो शरणार्थी बच्चे थे वो लेखक पर टिड्डियों की तरह टूट पड़े क्योंकि उन्होंने समझा कि ये अंग्रेज एक अच्छा ग्राहक है। क्योंकि वो उस समय क्या कर रहे थे, टोकरियां बेच रहे थे ना, पंखे बेच रहे थे। तो अंग्रेज को देखा कोट पैंट पहन रहा था देखने में पैसे वाला सा लग रहा था। और देखो जो चीज़ बेचने वाला होता है वो तो यही देखता है कि मेरा माल बिकना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आदमी है और शायद हमारी सामान को ले ले। तो वहाँ एक व्यक्ति तो था नहीं, बड़ा प्रोमाइजिंग मार्केट था, बहुत सारे बच्चे बेच रहे थे जो शरणार्थी बच्चे थे। तो उस पर टूट पड़े कि हमारी टोकरी ले लो, कि हमारा पंखा ले लो, इस तरह से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं 4, हु वर सेलिंग। हु माने कौन, सेलिंग माने बेच रहे थे, वर माने था तीते होता है ये लोग। हु माने कौन, सेलिंग माने बेच रहे थे, बास्केट माने टोकरियां, एंड वाई और माने क्यों। यानी कि टोकरियां कौन बेच रहा था और क्यों बेच रहे थे, यानी टोकरियां कौन बेच रहे थे और क्यों बेच रहे थे। तो दोनों बातें बताऊंगा मैं। टोकरियां कौन बेच रहा था, पहले आपको ये बताएं कि जो शरणार्थी बच्चे थे, रिफ्यूजी चिल्ड्रन। तो देखो हु वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना बड़ा आसान होता है। मैं यहाँ पर एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ कि हु वाले क्वेश्चन में हमको सिर्फ 1 या 2 वर्ड लिखने पड़ते हैं और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमने कहा हु वर सेलिंग द बास्केट, टोकरियाँ कौन बेच रहा था, तो हम कहेंगे टोकरियाँ शरणार्थी बच्चे बेच रहे थे, ठीक है, बेच रहे थे। तो हु की जगह क्या लगा देंगे, शरणार्थी बच्चे। अब शरणार्थी बच्चे कौन होते हैं, रिफ्यूजी चिल्ड्रन होते हैं, यही तो कहोगे आप। तो इसे रिफ्यूजी चिल्ड्रन यहाँ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग द बास्केट। ये शरणार्थी बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे। अब बात आती है क्यों बेच रहे थे। तो देखो हम क्यों करते हैं, आज हम पढ़ा रहे हैं आपको, क्यों पढ़ा रहे हैं, कोई तो रीज़न है हमारा, हमें पैसा मिलेगा और फेम भी मिलेगा, नेम फेम दोनों चीज़ें मिलेगी, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो वो उनका रीजन क्या था कि वो आजीविका कमाने के लिए, यानी खाने के लिए, भोजन कमाने के लिए वो टोकरियां बेच रहे थे। तो क्या हो जाएगा, शरणार्थी टोकरियां बेच रहे थे क्योंकि वह आजीविका कमाना चाहते थे, बिकॉज ही वांटेड टू लिवलीहुड, है नहीं, आजीविका कमाना चाहते थे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से लिख दोगे। अभी तो मैंने इनका आंसर लिखा भी नहीं है, सिर्फ आपको टेम्परेरी बता रहा हूँ, ठीक है। और जब लिखवा दूंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। बट फिर भी आप इनको क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद इनके आंसर ढूंढ के इनको याद करने की कोशिश करोगे। बात समझे, क्योंकि कोशिश करने से क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है और उस कोशिश का फायदा हमको आगे जाके मिलता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। डेस्क्राइब्स में वर्णन कीजिए, द थिंग्स माने वस्तुओं का, एंड सीन माने दृश्यों का, यानी उन वस्तुओं का और दृश्यों का वर्णन कीजिए। द ऑथर सो, जो लेखक ने देखा, ऑन दिल्ली टू रानीखेत, यानी लेखक ने दिल्ली से जो रानीखेत के बीच का रास्ता था, उस रास्ते पर लेखक ने कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन से दृश्य देखे। तो बहुत सारे दृश्य देखे उसने, चावल के खेत देखे, सिपाही देखे और घर देखे, गांव देखे, बहुत सारी चीज़ देखी। तो हम उनको क्रम में सब लिखवाएंगे और आप 2 बार उसको याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका अब, 6, वाई डिड द राइटर विलियम सी डगलस, यानी कि लेखक, वाई मिस क्यों, द राइटर विलियम सी डगलस, ये उसके राइटर का नाम है, आपको पता होगा। यानी कि लेखक विलियम सी डगलस फेल माने पड़ गए थे, इन लव विद इंडिया, यानी कि कह सकते हैं कि लेखक विलियम सी डगलस जो थे वो भारत से क्यों प्रेम करने लगे, या भारत के प्रेम में क्यों पड़ गए थे। तो क्यों पड़ गए थे आपको पता है, क्योंकि भारत में बहुत ही वैभवशाली व्यक्ति रहते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे रेस्पेक्टेबल मैन रहते हैं, और उसमें उस लड़की का कैरेक्टर दिखाया गया है, तो उससे बहुत ज़्यादा लेखक प्रभावित हुआ। तो इन सब बातों को लिखेंगे, आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को, और यहाँ से आपका दूसरा चैप्टर शुरू होता है। कौन सा, दूसरा। ये चैप्टर आपका फर्स्ट चल रहा था, ठीक। मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में आने के लायक है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा तैयारी करें, खामखा क्वेश्चनों को याद करते रहें और क्वेश्चन उन्हीं में से मिल जाए जो हमने चूज़ किया है। तो हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चनों के आंसर आपको पहले से भी याद होंगे, क्योंकि इनको हम पहले करा चुके हैं। तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी और 2-3 बार को पढ़ लोगे बढ़िया तो सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, हु वाज ए.जी. गार्डनर्स फेलो ट्रैवलर। हु माने कौन, देखो फिर कौन आ गया। हमने आपको कहा कौन वाले शब्द में सिर्फ 1 या 2 शब्द लगता है, तो अब पहले समझते हैं, उसके बाद कौन का मीन लगाते हैं। हाँ जी, हु वाज ए.जी. गार्डनर्स फेलो ट्रैवलर, यानी कि ए.जी. गार्डनर का सहयात्री कौन था। बात समझ में आई। व्हेन, जब, डिड ही अवेयर, जब वह उससे परिचित हुए, हिज फेलो ट्रैवलर, यानी कब वह अपने जो सहयात्री से कब परिचित हुए, कब सचेत हुए। अवेयर में होता है सचेत होना। तो लेखक जो थे
वो अब उनका जो सहयात्री था उससे कब सचेत हुए, तो दोनों बातों का क्लियर मैं तो यही कर दूंगा। तो उनका जो सहयात्री था वो एक मच्छर था, तो क्या हो जाएगा, द मॉस्किटो हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, द मॉस्किटो। यहां सही सेट हो गया आपका। अब बात आ रही है कि वो उससे सचेत कब हो गए थे, तो वह उनकी नाक पर आके बैठ गया था। कहाँ बैठ गया था, उनकी नाक पर आके बैठ गया था लेखक की पर, तो उससे वो क्या हो गए, सचेत हो गए थे। तो यहाँ से लेंगे इसको, ही अवेयर्ड हिज फेलो ट्रेवलर व्हेन ही सेट ऑन हिज नोज, जब उनकी नाक पर आके बैठ गया था। तो बहुत बन गए। यानी कि कुछ भी याद करने का मैटर नहीं है, 2-4 वर्ड इसमें से लेने, 2-4 वर्ड अपनी तरफ से लिखने, आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अकॉर्डिंग टू मिस्टर एजी गार्डनर। व्हाट इज अकॉर्डिंग, व्हाट मीन्स क्या, अकॉर्डिंग टू मिस्टर एजी गार्डनर, यानी मिस्टर एजी गार्डनर के अनुसार, द प्लीजेंट सेंस, बहुत अच्छी भावना, ऑफ फ्रीडम माने स्वतंत्रता की एक अच्छी भावना क्या होती है, अबाउट बीइंग अलोन इन ए कंपार्टमेंट, जब एक व्यक्ति एक डिब्बे में, एक रेल के डिब्बे में अकेला हो तो उसके आनंद की भावना क्या होती है। तो देखो आनंद की भावना क्या होती है, व्यक्ति अकेला है कहीं पर, तो देखो वो स्वतंत्र है, चाहे तो वो सिर के बल खड़ा हो जाए, सिर को जमीन के ऊपर खड़ा हो जाए, चाहे वो गद्दे पर बैठ जाए, चाहे वो लेट जाए, चाहे वो कंचों से खेल ले वहाँ पर, या गोल्फ जो गेम होता है उसकी प्रैक्टिस कर ले, या खिड़की को खोले या बंद करे। मतलब जब व्यक्ति अकेला होता है तो वो स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी कर सकता है। और वो एक डोरा नाम का कानून होता है, यानी कि वहाँ एक कानून चलता था डोरा नाम का, तो व्यक्ति उस कानून को भी तोड़ सकता है। यानी कि नियम ये होता है कि हम स्वतंत्र हैं, बट हमारी स्वतंत्रता से किसी को परेशानी न हो। आप कहें कि हम अपने देश में कुछ भी कर सकते हैं, अरे आप कुछ भी करिए, लेकिन आपके करने से दूसरे को नुकसान तो नहीं है। सपोज देन हम कोचिंग पढ़ाते हैं, एक सुन लीजिए, तो नाइट में एक प्रोग्राम था, तो हम कोचिंग पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर प्रोग्राम तो बहुत हाईली डीजे बज रहा था, तो हमको सोचा हम कोचिंग की छुट्टी कर देते हैं। लेकिन वो हमने उनसे कहा कि आप इस समय थोड़ा 1 घंटे के लिए बंद कर देंगे, तो उनको लिए क्या था, वो स्वतंत्र बजाने के लिए, बट उन्होंने बात को एक्सेप्ट कर लिया, तो 1 घंटे के लिए उसको बंद कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है कि आप स्वतंत्र हैं, आप जो काम कर रहे हैं स्वतंत्र हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे को हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि जब एक डिब्बे में व्यक्ति अकेला होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे, बाकी आंसर लिखेंगे जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डिड द राइटर डिसाइड, वाई मिस क्यों, डिड द राइटर माने लेखक, डिसाइड में निश्चय किया, टू पनिश माने सजा देने का, टू द फेलो ट्रेवलर सहयात्री को, यानी कि लेखक ने सहयात्री को सजा देने का निश्चय क्यों किया। अब क्यों किया तुम्हें पता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा तो उसको सज़ा देनी पड़ेगी, ये बात तो लाजमी है। तो जब फेलो ट्रेवलर उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसीलिए उसने उसको सज़ा देने का निश्चय किया। अगला क्वेश्चन 10 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, बट मैंने आपको बताया कि कुछ तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनको ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे। क्या है, मैग्नानिमिटी, यानी कि उदारता। क्या होती है, मैग्नानिमिटी क्या होती है, उदारता। हैज इट्स लिमिट, यानी कि उदारता की एक क्या होती है, एक सीमा होती है। क्या होती है, सीमा। मान लीजिए हम सज्जन व्यक्ति हैं तो कोई हमें पीटता ही रहेगा, एक सीमा होती है। यानी कि कोई व्यक्ति कुछ कह नहीं रहा है तो क्या है, उसको परेशान करते रहोगे, नहीं। तो यही कहा गया है कि उदारता की एक सीमा होती है। कोई सज्जन व्यक्ति है और तुम बार बार उसे परेशान किए जा रहे हो तो वो कब तक उस अपनी सज्जनता को बनाए रखेगा, एक सीमा होती है ना। तो यही इसमें यही बताया गया है कि मैग्नानिमिटी क्या होती है कि एक उदारता की एक सीमा होती है। तो ये बात हु सेड, किसने कहा है, एंड हु सेड दिस, ये किसने कहा है, एंड भाई और क्यों कहा है। तो ये पूछा है कि ये बात किसने कही है और क्यों कही है। तो ये बात लेखक ने कही है। और क्यों कहा, क्योंकि जो मच्छर जो था नाक पर बैठ गया, उन्होंने उड़ा दिया, फिर आके कान पर बैठ गया, फिर उड़ा दिया, फिर आके बाँह पर बैठ गया, फिर उड़ा दिया, फिर आके अखबार पर बैठ गया,
फिर उड़ा दिया। तो उन्होंने कहा कि उदारता की एक हद होती है, एक सीमा होती है। मैंने तो उसको बार बार मना कर रहा हूँ और तू फिर भी आके क्या कर रहा है, आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा था, ये बात उन्होंने कही थी। और क्यों कही थी पता चलेगा ना आपको, क्योंकि बार बार परेशान कर रहा था। और किसने कही थी, लेखक ने कही थी। डेट क्लियर। आधा तो आंसर आपको अभी याद हो गया होगा। मैं आपसे कहूँ कि लिख के देखने की कोशिश करना, तो आप बिना याद करे भी लिख सकते हो, क्योंकि जो इसके मुख्य बिंदु मैं उनको डिस्कस करता जा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड द फेलो ट्रैवलर डू टू अवॉइड द सेंटेंस ऑफ द डेथ। व्हाट मीन्स क्या, डिड द फेलो ट्रैवलर सहयात्री, डू माने किया, टू अवॉइड माने बचने के लिए, द सेंटेंस ऑफ द डेथ मृत्यु की सजा से बचने के लिए सहयात्री ने क्या किया। तो क्या किया, आंसर हम बताएंगे क्या किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपका तीसरा चैप्टर तीसरा शुरू हो चुका है। तो ये तीसरे चैप्टर में 4 क्वेश्चन लिए, चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आएगा तो नहीं चारों में से आएगा, अदरवाइज इस चैप्टर से आएगा ही नहीं। ध्यान रखना इस बात के लिए, ठीक है, कि हम क्या कह रहे हैं। तो हु वाज द रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। यानी कि हु माने कौन, अब कौन शब्द आ जाए तो क्या है, एक शब्द से ही आंसर क्लियर हो जाता है। यानी उन्होंने पूछा कि जो गांव के जो लड़के थे, उनका जो सरगना था, उनका जो रिंग लीडर था, उनका जो मुखिया था, उनका जो दादा था कह सकते हैं, और उनका जो हीरो था, बात समझ गए होंगे हीरो से, कि एक गैंग होता है। सपोज देन जैसे कि जो विलेन होते हैं, मूवी देखी होंगी कि एक विलेन होता है सबसे मुख्य, जैसे कि शोले में गब्बर था, मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी था, सपोज है ना। इसी तरह से जो गांव के लोगों का एक समूह था, जो गांव के बेकार लोग थे, उद्यमी लोग, नॉटी बॉयज, मिस्टीवियस बॉयज जो थे, तो उनका एक मुखिया था। तो उसका नाम क्या था, उसका नाम फातिक था। क्या था, फातिक। तो हु की जगह क्या लगा दोगे, फातिक लगा दोगे, आंसर आपका पूरा हो जाएगा। डेट क्लियर। तो बताओ क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड फातिक रन अवे फ्रॉम द स्कूल। तो देखो ये सही क्वेश्चन 2020 में आया है, और हमने आपको अनसॉल्व पेपर की जो सीरीज करा रहे हैं उसमें आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा कि व्हाई डिड फातिक रन अवे फ्रॉम द स्कूल। यानी फातिक जो था वो स्कूल से क्यों भाग गया था। तो हमने आंसर लिखवाया था कि फातिक स्कूल से भाग गया था क्योंकि प्रतिदिन उसके अध्यापक उसे बैट से पीटा करते थे। किससे, बैट, कैन, CAN कैन होता है, कैन मिस बैट होता है। तो प्रत्येक दिन उसके जो अध्यापक थे उसे बैट से पीटा करते थे, इसीलिए वो स्कूल से भाग गया था। यही लिखवाया ना हमने, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। और देखो ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई वाज फातिक एक्साइटेड। वाई मिस क्यों, वाज मिस था, फातिक माने फातिक नाम है, एक्साइटेड माने उत्सुक था, टू गो माने जाने के लिए, कलकत्ता यानी कलकत्ता। तो कलकत्ता जाने के लिए क्यों उत्सुक था, तो 2-3 बातें, वो कभी शहर में गया नहीं था और उसका मन कर रहा था कि शहर में जाया जाए, और गांव में उसको परेशानी होती थी, स्कूल में भी दिक्कत होती थी, घर पर माँ भी परेशान करती थी, इसीलिए वो कलकत्ता जाना चाहता था। ठीक, तो ये 2-3 बातें लिखने से आंसर पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सके तो आपको 2021 में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। विच थिंग्स यानी कौन सी वस्तुएं वर बिक्वाइटेड यानी कि प्रदान की गई या विरासत में दी गई, टू द माखन, माखन के लिए विरासत में मिली थी, बाई हिज ब्रदर फतिक, उसके भाई फतिक से। तो वो कौन सी वस्तुएं थी जो फतिक को उसके भाई से, माखन को उसके भाई फतिक से विरासत में मिली थी। 2 भाई थे, आपको पता, हमने कहानी सुनाई थी, एक माखन था और एक फतिक था। फतिक जो बड़ा था, माखन छोटा था। ठीक है, तो हमने आपको समरी बहुत अच्छे से बताई थी इसकी, और यदि आपको समरी नहीं याद रही है तो प्लेलिस्ट में जाके एक वीडियो को देख लेना, और आपको फिर से बहुत अच्छी तरह से समरी इसकी याद हो जाएगी। यानी कि इन क्वेश्चनों का आंसर आप समरी देखने मात्र से ही दे सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी उनको हम इसका आंसर लिखेंगे, डिस्कस करेंगे। एक पट्टा था, कुछ कंचे थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप इन 15 क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और सबसे खास बात क्या है, इनके आंसरों को ढूंढोगे, याद करने की कोशिश करोगे। ठीक है, वैसे तो देखो हम इनके क्वेश्चनों के आंसर आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि
अब कहाँ की मारी कहाँ आप ढूंढोगे। तो इस तरह से हमने सोचा कि इनकी जितने भी आंसर होंगे हम सबको आपको बहुत ही अच्छे वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। बट पहले आप क्वेश्चनों को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा हम उसका आंसर ठीक प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखोगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपके हिसाब से छूट जाएंगी इस वजह से। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक ऐसे करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।